नमस्ते दोस्तों। आज हम आए हैं आपके आगे दूसरी क्लास लेकर। उम्मीद करता हूँ आपने पहली क्लास देख ली होगी जो कि टाइमलाइंस पे बेस्ड थी। अगर आपने टाइमलाइंस अच्छे से समझ ली है तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए। तो हम बात करते हैं, हिस्ट्री हमने स्टार्ट की है तो हिस्ट्री की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझेंगे हम तभी तो आपको पता लगेगा कि आगे हमें करना क्या है, हम हिस्ट्री पढ़ किस लिए रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हिस्ट्री क्या काम आती होगी? चलिए मैं बताता हूँ आपको कि हिस्ट्री क्या काम आती है हमारे रेगुलर लाइफ में और क्या इम्पैक्ट डाल रही है ये स्टडीज में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री आपको क्या लगता है कि हम अगर हमारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते तो हम प्रेजेंट में अच्छे से अपनी दिनचर्या बिता सकते हैं? नहीं ना। तो हम थोड़ा पास्ट के बारे में जानते हैं और क्या क्या हमें पता लगता है पास्ट के बारे में हिस्ट्री से, उसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री लिखा हुआ है आपके आगे। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस मिल सकती है हिस्ट्री से। कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपके पहले से ही दिमाग में होगी और कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, कि हमारा कल्चर कैसे डेवलप हुआ। आप सोचते होंगे कि हम ट्रेडिशन में बंधे हुए हैं दिन रात, हमारे घर वाले कह रहे हैं कि आपको ये करना ही है, ये परंपरा चलती आई है। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा। तो परंपरा किस लिए चलती आई है, हम ट्रेडिशन क्यों फॉलो कर रहे हैं? जैसे कि भारतीय कल्चर को तो बहुत ऊपर माना जाता है सभी वेस्टर्न कंट्रीज से। अफसोस ये है कि अब वो वेस्टर्न के अंदर ही आता जा रहा है, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज का। पर खैर हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है। तो हम आपको बताते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कल्चर कैसे हुआ। हिस्ट्री से सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता लगता है। तो जैसे कि देखिए, आर्यंस आए थे वैदिक एज में। अभी आपको इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है आर्यंस आए वैदिक एज में। ठीक है, उसके साथ साथ साउथ कल्चर भी हो रहा था। इसके साथ साथ आते हैं साउथ सदर्न कल्चर आता है। जो नीचे किंगडम्स बन रहे थे ना, उन किंगडम्स के नाम जैसे कि पांड्यास, चोलास, ये सब। तो सदर्न कल्चर जो डेवलप हो रहा था वो आर्यंस के पैरेलल डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आर्यन के साथ साथ सदर्न कल्चर। अब आप खुद सोचिए, एक ही जगह पे काफी सारे कल्चर अलग अलग डेवलप हो रहे हैं, तो किसी ना किसी कल्चर का इंपैक्ट तो किसी दूसरे कल्चर पे आएगा, राइट? तो आर्यंस को जो माना जाता है वो माना जाता है कि जो सेंट्रल एशिया है, जहाँ पे ईरान वगैरह है, तो उस साइड से आर्यंस आए थे। पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आर्यन कल्चर में भी सदर्न कल्चर का इंपैक्ट आने लग गया और कुछ मिक्स मैच कर हम कह सकते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर बना। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ कल्चर के साथ साथ हमें रिलीजन के बारे में पता लगता है। ऑब्वियस सी बात है, आज हम कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। वैसे इंडियन कंट्री का कोई फिक्स रिलीजन नहीं है, पर रिलीजन कैसे डेवलप हुए ये भी हमें हिस्ट्री से पता लगता है। और मैं रिकमेंड करूंगा जहां भी आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो आप इसी पर्सपेक्टिव से चलें कि हर चीज में आपको सोसाइटी के बारे में पॉजिटिव ही लिखना है। अगर आप थोड़ी सी भी नेगेटिव इमेज सोसाइटी की पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर आप नेगेटिव दिखाना भी चाहते हैं सोसाइटी को, तो आप ऐसा दिखाइए और उसके साथ साथ चेंजेस भी लिखिए कि क्या फर्क आ सकता है, उसे भी पॉजिटिव अप्रोच में ही चलिए। तो आपको इससे चीजें इजी लगेगी और आपका एक व्यू बदलेगा, सोसाइटी को देखने का व्यू बदलेगा। क्योंकि हर कंट्री परफेक्ट नहीं हो सकती, परफेक्ट हमें ही बनाना है उसको। ठीक है, रिलीजन तो मैं लिख देता हूं, इंडिया वाज नॉट हैविंग अ फिक्स्ड रिलीजन एंड स्टिल इट्स नॉट हैविंग। सो नॉट हैविंग अ फिक्स्ड रिलीजन, नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड रिलीजन। इंडिया को पास से सेकुलर कंट्री ही बताया जा रहा है और ये सच्ची भी है बात। आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो इस चीज पे ज्यादातर बहस करते रहते हैं। हमें इस चीजों में नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा लिखा बंदा होगा उसे पता है कि क्या सुधारना है क्या नहीं सुधारना। चलिए अब इंटरेक्शन की बात आती है। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कल्चर मिक्स मैच होना, तो वही इंटरेक्शन में आता है पॉइंट। तो हर रिलीजन, हर कल्चर जो अलग अलग एक ही सोसाइटी में आ रहे हैं तो उनका एक दूसरे पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। तो इंटरेक्शन में भी आप ये लिख सकते हैं, जैसे वही आर्यन एंड सदर्न कल्चर वाली बात। आर्यन और सदर्न कल्चर है वो मिक्स हुए और एक नया इंटरेक्शन देखने को मिला हमें रिलीजन का, राइट? फिर नेम ऑफ कंट्री। आज हम जानते हैं कि इंडिया भारत था, भारतवर्ष बोला जाता था इसे। तो ये हम इसलिए तो जानते हैं क्योंकि हमें हिस्ट्री की नॉलेज है, नहीं तो इंडिया का नाम भी हमें नहीं पता होता। तो नेम ऑफ कंट्री वाज भारतवर्ष, भारतवर्ष। बाय द वे भारतवर्ष इसका नाम किस लिए था पता है?
क्योंकि जो भारत नाम की थी ट्राइब हुआ करती थी, महाजनपद आजहरा जो मैं आपको बता रहा था ना, उस टाइम भारत नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी, उसका किंग था सुदास, उसने काफी सारे किंग्स के ऊपर विक्ट्री ली थी, तो उसी ट्राइब के नाम के ऊपर हमारे भारत का नाम लिखा गया। जियोग्राफी के बारे में बहुत नॉलेज मिलती है कि पास्ट में हमारा इंडिया कितना वास्ट था, अखंड भारत नाम सुना होगा आपने, तो वो यही है कि भारत पहले कितनी जगह पे फैला हुआ था, राइट। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। और जियोग्राफी में एक और बात बताऊंगा, जो हिमालय से लेकर और जो सदर्न पार्ट है पूरा पेनिनसुलर इंडिया कवर होता है, जहां पे मतलब वास्ट टू इंडियन ओशन लिख रहा हूं मैं यहाँ, तमिलनाडु तक आप देख सकते हैं, वही एरिया जो आज का प्रेजेंट मैप है ना, वही एरिया, ठीक है, वास्ट टू इंडियन ओशन। तो ये वाला जो रीजन है, इस पे जो भी राज किया करता था पुराने टाइम में, इस पे जो भी राज किया करता था उसको एक उपाधि दी गई थी, क्या? चक्रवर्ती। नाम सुना है आपने, चक्रवर्ती अशोक सम्राट। तो वो उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने उस टाइम हिमालय से लेकर और पेनिनसुलर इंडिया पूरा कैप्चर कर रखा था। हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मानते हैं कि केवल वही थे जिन्होंने पूरी इंडिया कैप्चर की है। और समुद्रगुप्त आए थे गुप्ता पीरियड में, वो भी खुद को कहते आए हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, पर असल में हम उन्हें कंसीडर नहीं करते क्योंकि उस टाइम माना जाता है कि उन्होंने थोड़ा सा पेनिनसुलर इंडिया का रीजन छोड़ दिया था। ओके, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोका, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे डिटेल में। फिर आता है रोल ऑफ फॉरेनर्स। हमारे कल्चर पे फॉरेनर्स का क्या इम्पैक्ट रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्यंस जो थे वो पर्शिया साइड से आए थे, राइट, तो वो भी फॉरेनर्स हुए हमारे लिए उस टाइम। तो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे कल्चर पे, आज उनके अकॉर्डिंग हम क्या क्या अडॉप्ट करके बैठे हैं, या फिर क्या वो हमसे अडॉप्ट करके बैठे हैं। इन चीजों की नॉलेज हमें हिस्ट्री से ही मिलती है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जो पर्शिया के लोग थे, ईरानी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था। जो ईरानियन पीपल थे वो क्या थे, जैसे सिंध रीजन जो था ना, जहाँ पे सिंधु नदी थी हमारी, जो सिंध रीजन था, वो प्रोनाउंसिएशन उसको ऐसा करते थे कि वो स बोल नहीं पाते थे, तो वो ह बोलते थे, ह कह के पुकारते थे। तो वहां से ये नाम निकला हिंद। और जो स्थान है, जो हिंद का स्थान है, उसे क्या बोला गया, हिंदुस्तान। तो ईरानियन पीपल ने हमें हिंदुस्तान बोला, हिंदुस्तान। ये नाम जो है वो अरब ट्रैवलर्स के द्वारा दिया गया है हमें, ठीक है। और लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेजेस, हम कितनी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा प्राकृत, संस्कृत, पाली। ये तीनों जो वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट लैंग्वेजेस है, और ये भी इसी टाइम पे आई थी। हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि हमारी पुरानी लैंग्वेजेस क्या थी, नहीं तो हमें पता होता कि आज हम जो लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं वो आई कहां से, नहीं ना। तो प्राकृत जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज कंसीडर की जाती है, संस्कृत एंड पाली। प्राकृत और पाली को लेकर अभी भी डिबेट है कि कौन सी ज्यादा ओल्डेस्ट है। ओके, पर हम प्राकृत कंसीडर करेंगे। अगर आपसे कोई कहीं पूछता है तो आपको प्राकृत ही बोलनी है। एपिक्स की बात आती है, रामायण, महाभारत, ये सब तो आपने पढ़ी होगी, पढ़ी भी नहीं होगी तो इनके बारे में सुना तो होगा। रामायण एंड महाभारत, एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत कहाँ बनी, कब बनी, वो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं जितना आपको बता सकता हूँ उतना मैं कहता हूँ कि गुप्ता जो पीरियड है, गुप्ता पीरियड में जो है हमारे रामायण और महाभारत पूरी तरह से कंपाइल हुई थी। ओके, फिर कास्ट सिस्टम हमें पता लगा कि कैसे जाति सिस्टम इवॉल्व हुआ। जाति सिस्टम आज हम कहते हैं ना कि ऊंची जात का है, नीची जात का है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, पर हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, ठीक है। कास्ट सिस्टम कैसे बना, कास्ट सिस्टम कहां से इवॉल्व हुआ, उसके बारे में पता लगा। एक लाइन है, एज रेलेवेंस टू द पास्ट इज द की टू द फ्यूचर, राइट। इस लाइन को अगर आप लिख सकते हैं, आपको लगे कि कभी आप मेंस में यूज कर पाएंगे, तो जरूर इस लाइन को लिखिए। बिकॉज कास्ट सिस्टम हमें कैसे पता लगा, ठीक है। आप खुद देखिए, आपको अगर आपके पास्ट के बारे में नहीं पता है तो आप फ्यूचर के बारे में क्या ही सोच लेंगे। पास्ट आपको पता है कि हम कहां से आए हैं, हम इवॉल्व कैसे हुए हैं, हम किस लिए बने हैं, हमारा मकसद क्या है पैदा होने का, हम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं पर्टिकुलर, हमें क्यों समाज के अंदर बंध के ही रहना है। इसका रीजन आपको हिस्ट्री देती है, इसलिए हिस्ट्री अलग इंपॉर्टेंस कैरी करती है अपने साथ। हिस्ट्री को भी सीरियस लीजिए, और ये वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ, अगर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग सुधारनी है। अगले टॉपिक पे आते हैं, इसके बाद हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हमने समझ ली।
अब आगे समझते हैं कि कॉलोनियल्स, जो मैंने आपको बताया था ना इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, ये वही टॉपिक है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लगेगा, ये बहुत आगे नेशनलिस्ट आएंगे, आपको गर्व होगा अपने नेशनलिस्ट पे कि उन्होंने कैसे हमारी हिस्ट्री को बचाया। ठीक है, कॉलोनियल्स की बात आती है तो जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को ही कॉलोनियल्स कहा जाता है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या नया वर्ड आ गया हमारे पास, राइट। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें कॉलोनियल्स कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने हमारी हिस्ट्री के साथ डिस्टोर्शन करने का ट्राई किया, मतलब आप कह सकते हैं कि छेड़छाड़ करने का ट्राई किया, क्योंकि आप खुद सोचिए उन्हें क्या है कि पता लग चुका था कि हमें हम पे अगर उन्हें राज करना है, इंडियंस पे उन्हें राज करना है, तो सबसे जो मुख्य बात होगी कि उनकी हिस्ट्री को पलट दो। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए हमारी हिस्ट्री में आज ट्रेडिशन ना होता, कल्चर ना होता, तो आज हमारा देश जाना जाता नहीं ना, वही वाली बात है। तो उन्होंने भी क्या किया, हिस्ट्री के साथ थोड़ा डिस्टोर्ट करना चालू किया। मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या गलत पर्सपेक्टिव दिखाना चाहा इंडिया का, पर उससे पहले हम कुछ और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिसने टैकल किया हिस्ट्री को और ट्राई किया कि हम इसमें थोड़ा डिस्टोर्शन करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सबसे पहले जिसने हिस्ट्री को एनकाउंटर किया, उसका नाम था जनरल, बंगाल जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स नाम से। वॉरेन हेस्टिंग्स आप मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले क्या किया, एनकाउंटर किया हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का। मैं केवल फैक्चुअल डाटा लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट वन टू एनकाउंटर हिस्ट्री। एक रिकमेंडेशन और देना चाहूंगा मैं, यदि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेंस भी आने वाला है, तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, आप उसको ट्राई कीजिए कि आप उसको लिख सकें नोट्स में। इससे क्या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, और आगे जाके आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये पॉजिटिव वे है जो इसको मैं फॉलो कर सकता हूँ अपने आंसर राइटिंग में, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं यहाँ पे फैक्चुअल डाटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है हर पेपर में मेंस लेवल एग्जाम हो, केवल एमसीक्यूज भी होते हैं। तो जिसको केवल एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है वो यहाँ से फैक्चुअल डाटा लिख सकता है, राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट वन हु एनकाउंटर द एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट तो नहीं बोलूंगा मैं, फर्स्ट वन हु एनकाउंटर द हिस्ट्री, राइट, ब्रिटिशर्स में से। उसके बाद बात आती है कुछ फैक्चुअल डाटा है, अब आपको याद करने में थोड़ी बोरियत होगी, पर आप कर लेंगे एक दो बार अगर रिवाइज करते रहेंगे तो, ठीक है। विलियम जोन्स का नाम आता है। इन्होंने दो मुख्य कार्य किए, क्या, एक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि हिस्ट्री के साथ डील करने का काम करती थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो इन्होंने स्थापना की, ये कब की, 1784, राइट। उसके बाद 1789 में, ये डेट्स है, मार्क कर लीजिएगा, आगे काम आने वाले हैं। और ये नेम्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो कुछ नेम्स तो याद करने पड़ेंगे, पर हाँ ये है कि ये उतना एडवांस नहीं होगा, ठीक है। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास के द्वारा रचित जो बुक है उसको ट्रांसलेट करवाया इन्होंने, अभिज्ञान शकुंतलम ट्रांसलेशन करवाया इन्होंने 1789 में, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो मैं बताता हूँ लिटरेरी वर्क जो हिस्ट्री का बदला गया, या आप कह सकते हैं कि सबसे पहला वर्क जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हिस्टोरियंस के द्वारा, वो था मनुस्मृति। मनुस्मृति आपने नाम सुना होगा, आप पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो मनुस्मृति सबसे पहला हिस्ट्री लिटरेचर था जिसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए। मनुस्मृति और मनुस्मृति को एक लॉ के अंदर लिखा गया। तो उस लॉ का नाम आपको याद रखना है, जेंटू लॉ था उसका नाम। थोड़ा सा अटपटा नाम है पर आपको याद रखना पड़ेगा। जेंटू लॉ के चलते मनुस्मृति के साथ क्या किया गया, उसका ट्रांसलेशन किया गया, उसे समझा गया, उसे पढ़ा गया, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन आते हैं जिनका नाम था विलिंकीज नाम था जिनका, ठीक है। विलिंकीज नाम के पर्सन आते हैं
उन्होंने क्या किया, भगवत गीता 1785 में ट्रांसलेट करके आपके आगे रखी, ठीक है। 1785 में भगवत गीता ट्रांसलेट की गई, ठीक है। फिर जेम्स मैकिन्टॉश ये वो पर्सन थे जिन्होंने बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत की। जैसे कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है, वैसे ही बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत की जेम्स मैकिन्टॉश ने। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, और कब की गई इसकी शुरुआत, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 1803 लिख लीजिएगा, 1803, ठीक है। और उसके अलावा एक एशियाटिक सोसाइटी इंडिया के लिए जो वर्क कर रही थी, वो हमारी ब्रिटेन में भी थी, लंदन में, ठीक है। वो मैं यहां लिख देता हूं, लंदन में भी थी ब्रिटेन, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। केवल एशियाटिक सोसाइटी लिख दूंगा, मैं इतना समझ रहा हूं कि आप ये तो कर ही लेंगे। एशियाटिक सोसाइटी अब ये कब बनती है, तो 1823 का पीरियड होता है जब ये बनती है, ठीक है। 1823, ठीक। इसको 1804 कर लीजिएगा, माफी चाहूंगा, इसे 1804 कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, पहले हम चीजों को समझते मतलब कि हिस्टोरियंस ने करना क्या चाहा, जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे उन्होंने करना क्या चाहा। देखिए, उन्हें ये तो पता लग चुका था कि हिस्ट्री डिस्टोर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम पब्लिक पे हमारा इम्पैक्ट डाल पाएंगे, राइट। तो एसेंशुएशन ऑफ कॉलोनियल एफर्ट्स, ये इस हेडिंग का नाम है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये लग रहा है बहुत बड़ा, पर एक्चुअल में ये वैसे कोई बड़ी तोप चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एसेंशुएशन ऑफ कॉलोनियल एफर्ट्स, मैं सोचता हूँ आपको बोल के ही समझा दूं, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप केवल ये वर्ड लिख सकते हैं एसेंशुएशन, इसका मतलब होता है किसी चीज को नोटिस में लाना। समझ रहे हैं आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी बात नोटिस करूं, तो आप क्या कर रहे हैं, एसेंचुएट कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो आपको केवल ये वर्ड समझना है, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को डिस्टोर्ट करके और नोटिस में लाना शुरू किया पीपल्स के, राइट। अब आप कुछ सोचिए, आप हमारा पास्ट है, ठीक है, आप उसको समझते आ रहे हैं कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा रहा है, हम हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं, हमारा कल्चर बहुत अच्छा रहा है ना। तो आप में एक पॉजिटिव इमेज बनेगी समाज को लेके, राइट। तो आपको क्या लगेगा, जैसा पहले चल रहा था वैसा चलने दो, ठीक है। अब उसमें क्या किया, हिस्ट्री का आपको डिस्टोर्ट करके दे दी, थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया आपको। तो आपको क्या लगेगा कि यार पहले वाली सोसाइटी थोड़ी बुरी थी, चेंज लाना पड़ेगा। चेंज कौन लाएगा, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो राज कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि पीपल हमें एक्सेप्ट कर लें। कैसे एक्सेप्ट करेंगे अब वो, जब उनको अपना देश अच्छा नहीं लगने लगेगा। समझ रहे हैं आप, जब आपको लगेगा कि हमारा कल्चर बेकार रहा है हमेशा से, हमारी कोई हिस्ट्री भी इतनी खास नहीं रही है, हमेशा से हिस्ट्री यही रही है कि कोई बाहर वाला थर्ड पर्सन आ रहा है जो हमें संभाल रहा है, हमारे देश को संभाल रहा है। तो वो ये चाहते थे कि लोग ऐसा सोचने लगे जिससे कि उनका राज करना इजी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हिस्ट्री के साथ डिस्टोर्शन किया, राइट। अब मैं बताता हूँ आपको, मैक्स मूलर नाम का एक पर्सन था, मैक्स मूलर। नाम तो सुना होगा आपने, और नहीं भी सुना तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी इनका नाम आता है। मैक्स मूलर की एडिटरशिप, मतलब इन्होंने जो एडिट्स किए थे उसके ही चलते हिस्ट्री बनी थी कॉलोनियल्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो आप लिख लीजिए एडिटर, ठीक है, मैक्स मूलर। इनकी एडिटरशिप के अंडर ही जितनी भी हिस्ट्री थी उसे बनाया गया था कॉलोनियल्स के द्वारा, ठीक है। अब इनको देख देख के क्या हुआ, और क्रिश्चियन मिशनरीज आए। समझ रहे हैं आप, मिशनरीज मतलब कि किसी बात को फैलाने के लिए या आपके धर्म फैलाने के लिए मिशनरीज होते हैं, या फिर आपकी किसी बात को नोटिस में लाने के लिए मिशनरीज होते हैं, हर धर्म के अलग अलग, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री लिखना शुरू कर दी, जिससे कि क्या हुआ, इंडिया इंफीरियर लगने लगा हर पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अब लोगों ने भी पढ़ा, ठीक है। तो आपको लगता है कि जो लोग पढ़ेंगे वो सहेंगे ये सब कि हमारी हिस्ट्री के साथ बुरा हो रहा है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बुरा क्या क्या हुआ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके नेशनलिस्ट जो हमारे इंडिया के थे उन्होंने कैसे एफर्ट डाल के हमारी हिस्ट्री को बचाए रखा। समझ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ द व्यूज ऑफ कॉलोनियल्स, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप ये हेडिंग डाल लीजिएगा, व्यूज ऑफ कॉलोनियल्स,
मैं आपको यहाँ भी लिख ही देता हूँ, व्यूज ऑफ कॉलोनियल्स। कॉलोनियल्स का इंडिया को लेके क्या व्यू था, उन्होंने अपनी हिस्ट्री बनाई। उनकी बुक्स को पढ़कर जितना हमें समझ आया है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कोशिश की इंडिया को थोड़ा इंफीरियर दिखाने की बाकी अदर कंट्रीज से, ये दिखाने की कि इंडिया हमेशा से इतना अच्छा था नहीं जितना आप उसको सोच रहे हैं, राइट। तो व्यूज ऑफ कॉलोनियल्स में सबसे पहली चीज जो उन्होंने दिखाई, उन्होंने दिखाया लैक ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज। पॉलिटिकल नॉलेज, इसके साथ साथ उन्होंने दिखाया कि पॉलिटिकल नॉलेज तो थी नहीं, उसके साथ साथ क्या था कि अपनी हिस्ट्री के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हिस्ट्री। मैं आपको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी वाले के लिए सहूलियत नहीं होगी। हिंदी वाला आप जो मुझे सुन तो पा रहे हैं ना आप, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं जो बोल रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ, तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। आप हिंदी में उल्टा इजी लिख पाएंगे उसको और अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं था उन्हें, ये दिखाना चाहा कॉलोनियल्स ने हमको, ठीक है। स्पेशली क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है, किसी चीज का टाइम पीरियड, जैसे हम डेट्स पढ़ रहे हैं ना, 600 BC, 700 BC, आगे जाके 1000 AD ऐसे करके, तो ये जो डेट्स है ये आती है क्रोनोलॉजी में। एक परफेक्ट सीक्वेंस होता है टाइम का, उसे क्रोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली क्रोनोलॉजी में लिख देता हूँ यहाँ, क्रोनोलॉजी। ये वर्ड अभी अभी के लिए नया लगेगा, उसके बाद आप इससे कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हिस्ट्री हो गया। अब और उन्होंने क्या दिखाना चाहा कि जो इंडियंस थे वो डिस्पोइटिक रूल के आदी हो चुके थे, अकस्टम टू डिस्पोइटिक रूल। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाहर वाले इन्वेडर्स आ रहे हैं, जो हम पे राज कर रहे हैं या फिर डिक्टेटरशिप जता रहे हैं अपनी, उनके आदी हो चुके थे इंडियंस की। जो पब्लिक थी वो उनके आदी हो चुकी थी, उनके बिना उनके पास कोई पॉलिटी थी ही नहीं, ना कोई सेंस था पॉलिटी का, ना ही उनकी सोसाइटल डेवलपमेंट हो पा रही थी रिलीजियस के चलते। ये दिखाना चाहा कॉलोनियल्स ने। तो ये मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, आप ये लिख लीजिएगा। और क्या है, अकस्टम। अकस्टम मतलब वैसे ही डले हुए होना, राइट। अकस्टम टू डिस्पोइटिक रूल। डेस्पोइटिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। अकस्टम टू डेस्पोइटिक रूल मतलब उन्हें आदत हो चुकी थी बाहर वाला ही राज करेगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एंग्रोस्ड इन स्पिरिचुअल रिचुअलिज्म। ये वर्ड आपको डराने वाले लग सकते हैं, पर असल में ये इनका मतलब कोई हार्ड नहीं है। मैं आपको इनका मतलब बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। एंग्रोस्ड इन स्पिरिचुअल रिचुअलिज्म। स्पिरिचुअल रिचुअलिज्म, इसका मतलब क्या है, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ही खोए हुए हैं, पॉलिटी का कुछ लेना देना ही नहीं है, देश कैसे चल रहा है इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, देश में बदलाव क्या आ रहे हैं इसका भी कुछ नहीं पता है, केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी ही देख रहे हैं, कास्ट सिस्टम में उलझे बैठे हैं। बस इसका मतलब ये था, उन्होंने ये दिखाना चाहा। कास्ट सिस्टम की बात हुई है तो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्या कहा कि कास्ट सिस्टम और जाति सिस्टम जिसको बोलते हैं, कंसीडर्ड एज अ कास्ट सिस्टम कंसीडर्ड एज अ वे ऑफ डिवीजन। मतलब कि कास्ट सिस्टम ही है जो बदलाव ला रहा है सोसाइटी में, गड़बड़ कर रहा है सोसाइटी में, समझ रहे हैं। वो अपने आप डिस्क्रिमिनेशन का रूप लेके बैठे हैं अपने आप में ही, ठीक है। कंसीडर द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब वो केवल और केवल सोसाइटी का गलत जरिया बता रहे हैं, गलत तरीके जो मतलब मैल प्रैक्टिस चल रही है सोसाइटी में, केवल वो दिखाना चाह रहे हैं आपको, जिससे कि आपको नफरत होने लगे अपने ही देश से। पर आगे कोई डरने वाली बात नहीं है, नेशनलिस्ट आके संभाल ही लेंगे वैसे भी, राइट। तो कास्ट सिस्टम कंसीडर द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। उसके बाद बात आती है कि स्पिरिचुअल रिचुअलिज्म में खोए रहते थे, पॉलिटिकल सेंस नहीं था, जो बाहर वाला आ रहा है वही रूल कर रहा है। तो ये सब क्या हुआ, नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे की ना आपके आगे, इंडिया की एक नेगेटिव इमेज बनी,
और सबसे मेन पॉइंट जो इन्होंने कहा था कि इंडिया के पास पैट्रियटिज्म की फीलिंग नहीं थी। पैट्रियटिज्म मतलब कि देश भाव, देश प्रेम, इसकी फीलिंग इंडियंस के पास थी ही नहीं स्टार्टिंग से। समझ रहे हैं आप? तो लैक ऑफ पैट्रियटिज्म, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म लिखूंगा मैं, फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म। ये जो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है ना, ये आपको आगे हेल्प करने वाले हैं कैसे, मेंस राइटिंग के लिए। समझ रहे हैं आप? मैं कहूँगा कि जो फैक्चुअल डाटा है वो तो केवल आप पढ़ तो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फैक्चुअल डाटा केवल इतना ही है आपके आगे। पर आपको सोचिए, जब आप चीज़ को समझेंगे ही नहीं, आप केवल रटते रहेंगे, तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा कहाँ से आएगा? उसके बाद लोग कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग है। अरे बोरिंग है कहाँ से? तुमने एफर्ट डाले ही नहीं है उसे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए एफर्ट डालोगे तभी तो बोरिंग कम लगेगा, राइट? ठीक है, इतना हो गया। आप अच्छे से लिख लेना इस चीज़ को, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि चेंजेस कैसे आए। ठीक है, कॉलोनियल्स ने, मैं बताता हूँ। देखिए कि इंडिया को इंफीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इंडिया हर पर्सपेक्टिव में गिरा हुआ है, ये आपको पता लग चुका है। तो उसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। विंसेंट आर्थर स्मिथ करके एक बंदा था, वी.ए. स्मिथ लिख रहा हूँ मैं आपको, वी.ए. स्मिथ, केवल इतना याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। वी.ए. स्मिथ करके एक बंदा था, इसने अपनी जनरलाइजेशन लिखी, मतलब हिस्ट्री को लेके इसने जनरलाइज किया हिस्ट्री को अपनी, वो लिखी इसने, जनरलाइजेशन ऑफ विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये इन्होंने लिखी थी 1843 से 1920s के एरा में। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, विंसेंट आर्थर स्मिथ जनरलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने इंडिया को तो पहले से दिखा दिया कि पॉलिटी का कोई सेंस है ही नहीं, उन्होंने पॉलिटी वाले पॉइंट ही पकड़े। समझ रहे हैं? हमारे पास सोसाइटी भी तो अच्छी है, सोशल पॉइंट्स भी पकड़ सकते थे, उसके अलावा हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, पर उसके बारे में किसी ने नहीं लिखा, केवल पॉलिटी को पकड़ा गया क्योंकि वो थोड़ा वीकर पॉइंट लगा इनको। ठीक है, तो इन्होंने हमारी पॉलिटी के साथ थोड़ा ऐसा दिखाना चाहा कि इनके पास कोई समझ नहीं थी। इसका आप ये कैसे कंसीडर कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अलेक्जेंडर था, उसका 1/3 पार्ट, मतलब जो ये जनरलाइजेशन बुक थी इसका 1/3 पार्ट था, वो केवल अलेक्जेंडर के इन्वेजन से ही भरा पड़ा था। मतलब लोगों के मन में ये भर दो कि तुम इन्वेजन पे ही चलते आए हो। समझ रहे हो? तुम्हारी पूरी पॉलिटी इन्वेजन के दम पे ही थी, तुम्हारे पास खुद में कोई समझ नहीं थी जो तुम इतना उछल रहे हो। कॉलोनियल से कहना चाह रहे थे, मैं नहीं चाह रहा। ठीक है, 1/3 पार्ट, नियर अबाउट 1/3 पार्ट अबाउट अलेक्जेंडर इन्वेजन। अब आप खुद सोचिए, एक किंग जो आउटर तरफ से केवल 1 साल के लिए आप पे कब्जा करने के लिए ट्राई करता है और वो सफल भी नहीं रहा, आप उसका 1/3 पार्ट बुक से भर देते हैं केवल ये कंसीडर करने के लिए कि इंडिया के पास पॉलिटिकल सेंस नहीं है। कितनी गलत बात है ये, आप समझ सकते हैं। ये फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना ही है ना। ठीक है, उसके बाद बात आती है तो आगे, अब नेशनलिस्ट भी तो गुस्साएंगे इससे। नहीं, नेशनलिस्ट मैं बताता हूँ, जो इंडियंस के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी बड़ी, जो आम जनता भी थी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी नेशनलिस्ट के अंदर ही आते हैं। तो गुस्सा तो आएगा ना, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जो आम जनता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो इन बातों में आ जाएंगे और इंडिया को सबको क्या लगने लगेगा कि इंडिया के पास कोई सेंस रहा ही नहीं है स्टार्टिंग से। अब मैं बताता हूँ आपको नेशनलिस्ट का क्या अप्रोच रहा है इसकी तरफ। तो अब नेशनलिस्ट की बात करते हैं। नेशनलिस्ट में आप देखिए कि जो नेशनलिस्ट थे वो हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ देख नहीं पा रहे थे, गुस्साए हुए थे, आप कह सकते हैं। दे वर एग्ड बाय द डिस्टोर्शन ऑफ देयर हिस्ट्री, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते तो है ना खुद की तरफ से नई हिस्ट्री बना सकते थे, राइट। और उन्होंने एक अच्छे तरीके से हिस्ट्री बनाई, इंडिया की इमेज पॉजिटिव की और आपके आगे सामने पेश कर दी। अब लोग कंफ्यूज हो जाते कि किसकी माने, राइट। तो उन्होंने क्या किया, सोशल रिफॉर्म का तरीका अपनाया। सोशल रिफॉर्म मतलब कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने तरीके से ही सोसाइटल डेवलपमेंट करना चालू किया, लोगों की इमेजों के अंदर सुधारना चालू किया, भारत की इमेज को, समझ रहे हैं। तो नेशनलिस्ट में कुछ मुख्य नाम जो आते हैं जबान पे, उनमें नाम आता है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। कुछ मेजर नाम है, ये फ्रीडम फाइटर्स भी है, तो आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या किया था, विडो रीमैरिजेस चालू करवाई थी। फिर राजा राम मोहन रॉय जी,
राजा राममोहन रॉय। इन्होंने सती प्रथा रुकवाई थी। हर किसी का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रहा है, पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये हिस्टोरियंस है। ये हिस्टोरियंस नहीं है जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है। ये क्या काम कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर उनका नजरिया बदलना चाह रहे हैं कि इंडिया अच्छा ही था, राइट। जो स्टार्टिंग के स्टेप्स थे वो इनके द्वारा लिए गए। हिस्टोरियंस का रोल्स भी मैं आगे आपको बताऊंगा। वो नेम्स तो आपको याद करने बकायदा आपकी उंगलियों पे होने चाहिए वो नेम्स। राजा राममोहन रॉय जी हो गए, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद विनोद दामोदर सावरकर जी, विनोद दामोदर सावरकर जी, सावरकर जी। महाराष्ट्र में फ्रीडम फाइटर थे ये बहुत बड़े, पता है आपको। कई लोग तो नाम भी नहीं जानते, हिस्ट्री में खोके रह गए। उसके बाद बताते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, वो भी इसमें ही थे शामिल, बाल गंगाधर तिलक जी। ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। इनमें से 2-3 नाम भूल भी जाएंगे तो चलेगा, बाकी आगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तो बेहतर है कि अभी याद कर लें। नहीं, भाई लाला लाजपत राय जी, इनकी मौत का बदला लेने के लिए वीर भगत सिंह ने अपनी जान दी थी। ये बात तो बहुत कम लोगों को पता होगी, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये कुछ नाम से जो आपको याद रखने हैं। इन्होंने क्या किया, अर्ली स्टेप्स बाय नेशनल्स, राइट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अर्ली स्टेप्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, अर्ली स्टेप्स ऑफ सोशल रिफॉर्म। मैं मानता हूँ आपको ग्रामर और वोकैब तो सुधारनी जरूरी है, क्योंकि आप आंसर राइटिंग अगर करना चाहते हैं तो आपकी ग्रामर और वोकैब जरूर अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करें। जितना आप रीड करेंगे, चाहे वो आप अपने नोट्स ही पढ़ रहे हैं, पर जितना आप रीड करेंगे आपके नए नए वर्ड दिमाग में आएंगे। 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब तो इसका मीनिंग आ गया है, तो आप उसे आगे कहीं यूज़ भी कर पाएंगे। ये आपको अभी नहीं दिखेगा, पर आप जब लिख रहे होंगे ना चीज़ें, तब आपको पता लगेगा कि हाँ बहुत बेनिफिट मिला इससे, ठीक है। अर्ली स्टेप्स टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म या फिर ऑफ सोशल रिफॉर्म हो गया। उसके बाद ये तो कुछ इंडियंस थे जिन्होंने ट्राई किया सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बदलने का। अब मैं बताता हूँ हिस्टोरियंस का क्या रोल रहा है इसमें। जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, यहाँ पे एक डिवीजन बना देते हैं, इंडियन हिस्टोरियंस, रोल ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस। अब केवल बोल के तो आप लोगों का नजरिया बदल नहीं सकते ना, क्योंकि जो किताबों में हमें पढ़ाता आया जा रहा है हर स्कूल से। आप खुद सोचिए, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपको आज तक सोसाइटी के बारे में जो पढ़ाया गया, एक दिन में आके आपको कोई कह दे कि ये सब झूठ है, तो आप मानने को तैयार थोड़ी होंगे। आपकी कहीं ना कहीं वही वाली नॉलेज रहेगी दिमाग में, आपका ब्रेन ही वैसे डेवलप हुआ है। तो यही यहाँ पे इंडिया के साथ हो रहा था। मतलब जो इन 5 या 6 जनों का जो एफर्ट है, केवल वो सफिशिएंट नहीं है कि वो चेंज ला सके सोसाइटी में, राइट। तो उसके लिए क्या काम, इंडियन हिस्टोरियंस का नाम आता है उनमें। तो सबसे पहला नाम जो मैं बताना चाहूंगा, राजेंद्र लाल मित्र जी। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, साथ में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजेंद्र लाल मित्र जी, इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडो आर्यंस नाम से, इंडो आर्यंस नाम से बुक लिखी। उसके साथ साथ वैदिक टेक्स्ट भी थे जिनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। बाकी आप इसको लिखना चाहे साथ में लिख सकते हैं। बाकी मेजर काम तो यही है, राजेंद्र लाल मित्र जी, इंडो आर्यंस, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है रामकृष्ण भंडारकर जी। ये कुछ नाम से जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी। रामकृष्ण भंडारकर जी, इनके साथ थे विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े जी। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, वीके राजवाड़े लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे, मैं मानता हूं। मैं रिकमेंड करूंगा आप पूरा नाम लिखिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप भी शॉर्ट लिखेंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, आपके सामने नाम आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वीके का मतलब क्या था। मान लीजिए आगे कोई पूछ ही ले कि विश्वनाथ काशीनाथ जी, पर आपने याद क्या कर रखा है, राजवाड़े, आपको वीके का तो पता ही नहीं है, राइट। तो आप पूरा नाम लिखिए। इन्होंने क्या किया, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी पे लिखा, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट। उसकी भी इमेज सुधारनी तो पड़ेगी ना। और सोसाइटी पे तो मैं मानता हूँ कि कॉलोनियल्स फॉलो ही नहीं कर रहे थे,
सोसाइटी का पर्सपेक्टिव तो कॉलोनियंस फॉलो ही नहीं कर रहे थे। वो चाहते तो बता सकते हैं कि सोसाइटी कितनी हमारी डेवलप थी पहले टाइम में भी, पर उन्होंने ये नहीं किया। उनको पता था कि इंडियंस पे राज कैसे करना है। ठीक है, रामकृष्ण भंडारकर जी, वी.के. राजवाड़े, राजेंद्र लाल मित्र, ये तीन नाम आपको याद हो गए होंगे। आगे बताता हूँ आपको, पांडुरंग वामन काने जी, पांडुरंग वामन काने। पांडुरंग वामन काने जी ने क्या किया? धर्मशास्त्र आप यूं मान लीजिए पास्ट टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है ना, तो वैसे ही पास्ट टाइम में जो धर्मशास्त्र हुआ करते थे, किंग्स उनके रूल जो फॉलो किया करते थे, पब्लिक्स के लिए भी रूल था उसमें, किंग्स के लिए भी रूल थे, तो धर्मशास्त्र उसको इन्होंने क्या किया? ट्रांसलेट किया। धर्मशास्त्र ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर एक नाम आता है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। हमने रामकृष्ण भंडारकर जी पढ़ा, वैसे ही आपको देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इनके वर्क क्या रहे सोसाइटी के लिए, मैं बताता हूँ आपको। अशोकास पे कुछ बुक्स लिखी इन्होंने भी वैदिक टेक्सचर, जो वैदिक टेक्स्ट थे उन पे अपना पर्सपेक्टिव दिखाया। इन्होंने भी इमेज सुधारने की कोशिश भी की थी। ये कुछ हिस्टोरियंस थे जो आपको याद रखने ही हैं, अभी एक दो और बचे हैं, मैं आपको बताऊंगा उनके नाम भी। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर आपको याद रखना है। बुक्स ऑन अशोका, केवल इतना याद रख लेंगे बहुत होगा। बुक्स ऑन अशोका, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये आपके काम आने ही वाला है, क्योंकि आर.एस. शर्मा आपको बेस है, आपको करनी ही पड़ेगी। और मैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें भी आपको नॉलेज दे ही रहा हूँ। आर.एस. शर्मा के आगे भी मैं एक्स्ट्रा ऐड करता रहूँगा, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचेंगे कि कुछ कम ही मिल रहा है और टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जी हुए। उसके बाद हमारी बात आती है हेमचंद राय चौधरी जी। इनको कैसे भूल सकते हैं? इनको मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा एफर्ट डालने वाले ये हिस्टोरियन थे। बाकी एफर्ट तो देखो किसी का भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, राइट। इन लोगों ने हिस्ट्री की बुक्स नहीं लिखी, इसका मतलब ये थोड़ी इन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाला, लाइफ दे दिया और क्या देंगे। हेमचंद राय चौधरी जी, हेमचंद राय चौधरी जी क्या करते हैं कि जो महाजनपद मैंने आपको बताया, सॉरी महाजनपद नहीं, इट्स माय मिस्टेक, तो मैं आपको बताता हूँ। हेमचंद राय चौधरी जी करते हैं गुप्ता पीरियड की, महाभारत का जो पीरियड है, महाभारत पीरियड जो माना जाता है, हमने पांड्यंस वगैरह के नाम सुने, एक्चुअल में वो महाजनपद पीरियड में आता है, तो इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। पर महाजनपद में आपको बोलना नहीं चाहूँगा, महाभारत से लेकर गुप्ता पीरियड, इसकी हिस्ट्री थोड़ी इन्होंने ट्रांसलेट कर दी। क्या नाम है? महाभारत। ये आएगा महाजनपद में, क्योंकि बना उसी टाइम है ना, महाभारत टाइम से लेकर और गुप्ता पीरियड तक की। हिस्ट्री, गुप्ता पीरियड की हिस्ट्री ट्रांसलेशन। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। ये कुछ नाम से जो आप याद कर लेंगे तो ये फैक्चुअल डाटा में सीधा सीधा सवाल उठेंगे। मैंने खुद ने भी कुछ PYQs देखे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इनमें से कुछ आने नहीं वाला है। SSC CGL में मैंने इनके क्वेश्चंस देखे हैं, UPSC प्रीलिम्स में मैंने इनके क्वेश्चंस देखे हैं। जो मैंने आपको कॉलोनियल्स में बताया था ना, जो जेम्स विलियम्स भाई साहब थे, है ना, विलियम जोन्स जो भाई साहब थे, उनके क्वेश्चंस तो हर 3 साल में एक बार रिपीट हो ही रहे हैं। मतलब एशियाटिक सोसाइटी के बारे में कभी किसी में पूछ लिया, स्टेट पीसीएस एग्जाम में आ जाते हैं काफ़ी बार। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये बेनिफिशियल क्या है हमारे लिए, ठीक है, बेनिफिट ही है, मैं इसलिए पढ़ाने लग रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो एफर्ट नहीं दे रहा होता। तो हेमचंद जी के अलावा 2 हिस्टोरियंस और थे जो इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। उनका नाम है, एक तो है के नीलकंठ शास्त्री, के नीलकंठ शास्त्री। के नीलकंठ शास्त्री जी ने क्या किया? सदर्न हिस्ट्री को रिनाउंस किया था, सदर्न हिस्ट्री।
हिस्ट्री रिनाउंस्ड मतलब कि आप यूँ समझ लीजिए उसको रिप्रोसेस्ड किया था एक तरह से, ठीक है। सदर्न हिस्ट्री रिनाउंस किसके द्वारा की गई? के नीलकंठ शास्त्री। उसके बाद केपी जायसवाल जी का नाम आता है, केपी जायसवाल। केपी जायसवाल, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, सारे मतलब कोई इतने ज्यादा नहीं है, हो जाएंगे आराम से, पढ़ के एक बार देखो तो सही, अपने आप याद होते हैं। केपी जायसवाल, इन्होंने क्या काम किया? केपी जायसवाल जी ने, इनका काम था महाजनपद हिस्ट्री। महाजनपद हिस्ट्री को लिखा इन्होंने, समझ रहे हैं? तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने हिस्टोरियंस और कितने सोसाइटल इम्पैक्ट डालने पड़े लोगों पे जिससे कि उनकी इमेज सुधर पाई। हालांकि किस्मत हमारी अच्छी थी कि कॉलोनियल्स का सीधा सीधा जवाब नेशनलिस्ट ने दे दिया, अपने आंसर्स दिए उन्होंने, चाहे कैसे भी दिए हो, सोशल रिफॉर्म के थ्रू दिए हो। और कितनी गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी हिस्ट्री आज तक ऐसी की ऐसी बची हुई है। नहीं तो आप सोचिए कि लोग अपने देश से नफरत कर रहे होते, आज कोई बाहर वाला ही हमारे ऊपर राज कर रहा होता, ठीक है। ये सारे नाम याद किए, उसके बाद आपने पर एक गलती कर दी यहाँ पे, एक चीज में चूक गए इंडियन हिस्टोरियंस। वो कहाँ चुके मैं आपको बताता हूँ। आप एक इंडियन की तरह ना सोचकर और एक जेन्युइन हिस्ट्री लवर की तरह सोचिएगा कि मैं उस गलती को सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, क्योंकि ये बुक्स में भी लिखी हुई है एज इट इज, मैं कोई खुद से कुछ बना नहीं रहा, ठीक है। द ओनली मिस्टेक मेड बाय इंडियन हिस्टोरियंस वाज, ओनली मिस्टेक by Indian historians. Somewhere they completely neglected the colonials invasion. You can, मैं इंग्लिश की तरफ क्यों आ रहा हूँ, वैसे हिंदी में क्लास चल रही है, आपको हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। तो बात आई है कि जो बाहर के इन्वेजन्स हुए हैं हमारी कंट्री पे, उन्होंने क्या किया, गलती ये हो गई हिस्टोरियंस के द्वारा कि उन्होंने उनको नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इन्वेजन बिल्कुल ही नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं? उनकी हिस्ट्री की बुक्स में भी इन्वेजन नहीं देखने को मिलेंगे आपके। तो आप ये खुद सोचिए, हिस्ट्री लवर जो चाहता है कि मैं हिस्ट्री के बारे में जानूँ, हमारे देश में क्या क्या चेंजेस हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट छूट गया ना, तो उसे हम मिस्टेक में काउंट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ neglected the invasions। देखिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और आप केवल रटने नहीं आए हैं यहाँ, ठीक है। मैं आपको चाहता तो एक स्लाइड बना देता और या पॉइंट्स में लिख देता कि आपका ये फैक्चुअल डाटा आप पढ़ लीजिए। मैंने कितनी मैराथन्स देखी है ऐसी, ये सब चीज़ें मैराथन्स के लिए ही होती है, पर जिसको लंबी रेस का घोड़ा बनना है उसे चीज़ें समझ के ही करनी पड़ेगी। आज आपने मेरी जो बातें सुनी है, अगर सच में ध्यान से सुनी होगी तो आपका कोई ना कोई पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा। और सच्ची बता रहा हूँ, ऐसी क्लासेस ही काम आती है आगे जाकर। आप कहीं डिबेट कर रहे होंगे तो आपको वो चीज़ें याद आएगी। केवल फैक्चुअल डाटा के बेसिस पे आप डिबेट नहीं कर सकते, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव भी अच्छा होना चाहिए, राइट। और दो व्यूज बताता हूँ मैं आपको इसके बाद, मतलब कॉलोनियल और नेशनलिस्ट हो गए, उसके बाद क्या हुआ जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, कॉलोनियल्स भी सुधर गए। ये आप कह सकते हैं कि कॉलोनियल्स का व्यू भी सुधरने लगा धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी की तरफ। तो ऐसा ही एक एग्जांपल हमें मिलता है 1951 में, A.L. बसन 1951 में A.L. बसन एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है वंडर दैट वाज इंडिया। समझ रहे हैं आप? वंडर दैट वाज इंडिया। इस बुक में उन्होंने क्या किया, सोशल और पॉलिटिकल दोनों एस्पेक्ट्स को फॉलो किया। उन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी हुआ करती थी, उन्होंने एक पॉजिटिव वे फॉलो किया इसमें, ठीक है। और अब आप इनको कॉलोनियल्स नहीं बोलेंगे, अब आप इनको क्या बोलेंगे, कैम्ब्रिज। तो ये कौन सा व्यू हो गया, कैम्ब्रिज व्यू। लिख देता हूं मैं यहाँ, यह है अंडर कैम्ब्रिज व्यू, कैम्ब्रिज व्यू, कैम्ब्रिज व्यू, ठीक है। और उसके बाद एक और व्यू आता है जो आज के मैक्सिमम हिस्टोरियंस आपको फॉलो करते हुए दिखेंगे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं टोटल 5 व्यूज है हिस्ट्री के, अलग अलग पर्सपेक्टिव है हर किसी के देखने के, तो जो मैं 5वां बताऊंगा मैं मानता हूं मेरे अकॉर्डिंग उस 5वें के थ्रू फॉलो होना चाहिए। ये अभी 3 हो गए, कॉलोनियल्स हो गया, उसके बाद नेशनलिस्ट हो गया, उसके बाद कैम्ब्रिज अप्रोच हो गया। कैम्ब्रिज अप्रोच के बाद आता है मार्क्सिस्ट रिमार्क,
मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा, नाम आता है मार्क्सिस्ट रिमार्क। मार्क्सिस्ट रिमार्क। तो जो मार्क्सिस्ट रिमार्क है उसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिकल वे से देखा जाता है चीजों को, समझ रहे हैं। मतलब बाहर के जो इन्वेजन हुए वो भी पैसों के कारण हुए, आपसी जो लड़ाइयाँ हुई वो भी पैसों के कारण हुई, तो ये सब कुछ पैसों पे ब्लेम डाला जाता है, समझ रहे हैं आप। मैं लिख देता हूँ इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक ब्लेम, इकोनॉमिक ब्लेम, ठीक है। हर चीज में मॉनेटरी को डाला जाता है, हर चीज में कॉइन्स लाने की कोशिश की जाती है कि उनके कारण ही हमारे ऊपर अटैक हो रहे थे, आपसी जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो भी उनके कारण थी कहीं ना कहीं। जो आज हम आर.एस. शर्मा पढ़ रहे हैं ना, वो भी मार्क्सिस्ट रिमार्क पे ही है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी एक कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही, नहीं आएगा, एक कंट्रीब्यूशन तो डाल ही देते हैं। चलिए ये लिख लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। एक कंट्रीब्यूशन आता है डी.डी. कौशंबी, डी.डी. कौशंबी, डी.डी. कौशंबी एक बुक लिखते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बुक का नाम भी आपको याद रखना है, बुक का नाम एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये वही बुक है जो मार्क्सिस्ट रिमार्क पे बेस्ड है, ठीक है। अब लास्ट और फाइनल व्यू आता है जिसका नाम है सबल्ट्रान व्यू। ये थोड़ा नाम आपको अटपटा लग सकता है, पर सबल्ट्रान मतलब न्यूट्रल रहना, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। सबल्ट्रान व्यू, कैम्ब्रिज व्यू हो गया, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये 5 व्यूज ही है, तो आपको ये 5 नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर आता है सबल्ट्रान व्यू, सबल्ट्रान व्यू। जो सबल्ट्रान व्यू है उसके अंदर क्या होता है, आप दोनों पार्टियां हैं, ठीक है, दो पार्टी है, दोनों की लड़ाई होगी आपस में। मैंने इससे पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ, ये इसकी गलती बताएगा, है ना। मैंने इसके अकॉर्डिंग मान लिया कि यार गलती इसकी थी सारी। फिर मैंने इससे पूछा, वो कह रहा है इसकी गलती है। तो दोनों की मैंने कहानी सुनी और खुद से एक नई कहानी बनाई कि असल में हुआ ये होगा। उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल रहना, सबल्ट्रान व्यू इसी को कहते हैं। और सबसे बेस्ट अप्रोच है ये हिस्ट्री के लिए आज के टाइम पे। जो अब नई बुक्स लिखी जा रही है हिस्ट्री की, वो इसी बेसिस पे रहने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे बायसनेस ना हो किसी रिलीजन के तरफ या आपकी खुद की कंट्री की तरफ या किसी बाहरी कंट्री की तरफ, समझ रहे हैं आप। तो आपको नहीं लगता ये बेस्ट अप्रोच है हिस्ट्री के लिए, टू बीइंग न्यूट्रल। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बीइंग न्यूट्रल। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप लिख सकते हैं समांतर रहने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको पता लगा कैसे कॉलोनियल्स हमारी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे थे, कैसे नेशनलिस्ट आए, उन्होंने अपना हाथ लगाया गिरती हुई हिस्ट्री को और बचा लिया हमारी हिस्ट्री को। नहीं तो आज हम हिस्ट्री को स्वर्णिम इतिहास की तरह नहीं जान रहे होते, ठीक है। बस तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।